नमस्कार दोस्तों, क्या मोदी के हनुमान का उनसे मुंह भंग हो गया है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच एक बड़ी डील हो गई है? क्या बीजेपी चिराग पासवान के सांसदों को तोड़ने की प्लानिंग कर रही है? क्या चिराग पासवान जानबूझकर बीजेपी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय बिहार और देश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री होने के बावजूद केंद्र सरकार के नीतियों का अब तक 5 बार विरोध कर चुके हैं, जिस कारण केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को पीछे हटना पड़ा, बैकफुट पर जाना पड़ा, अपने नीति को वापस लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बिहार की एक बड़ी सियासी दल आरजेडी ने दावा किया है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बिहार में भी ऑन है, यानी बिहार में भी जारी है और चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके सांसदों को फिर एक बार बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। उनके 3 सांसद बीजेपी के बड़े लीडर के संपर्क में। चलिए तो हम इन सभी सवालों के जवाब को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र में मंत्री रहते हुए चिराग पासवान कब कब केंद्र सरकार के नीतियों से अलग अपनी नीतियां अपनाई, अपना रुख अपनाया। इनके अलावा चिराग पासवान के इस एक्शन पर बीजेपी का क्या रिएक्शन रहा और आरजेडी ने जो दावा किया है, इसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करें तो केंद्र सरकार के जो 5 नीतियों का अब तक केंद्र सरकार में रहते हुए चिराग पासवान विरोध कर चुके हैं, इनमें सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट के फैसला का विरोध। इस महीने की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने SC/ST को जो रिजर्वेशन मिला है उसे सब कैटेगरी में बांटा जाना चाहिए या नहीं, इस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अब यह अधिकार होगा कि वो उचित सर्वे के आधार पर SC/ST को सब कैटेगरी में बांट सकते हैं, यानी कि SC/ST को जो अभी 15% केंद्र सरकार से जो रिजर्वेशन मिल रहा है, राज्य सरकार चाहे तो उसको अलग अलग जाति को अलग अलग भागों में बांट सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला पर केंद्र सरकार का जो स्टैंड है उससे अलग LJP ने यानी चिराग पासवान ने अपना स्टैंड अपनाया। केंद्र सरकार का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के फैसला के समर्थन में है। दूसरी तरफ चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में है। चिराग पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले की समीक्षा करने की जरूरत है, हम इस फैसले के विरोध में। दूसरा जो मामला है वो वक्फ बोर्ड बिल को JPC में भेजने की मांग। जैसा कि आप जानते होंगे, संसद सत्र के दौरान वर्तमान बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश की। इस बिल का तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया और विपक्षी दलों के साथ चिराग पासवान ने भी सुर में सुर मिलाए। चिराग पासवान ने उस बात का समर्थन किया कि इस बिल को JPC में भेज देना चाहिए और केंद्र सरकार को भेजना पड़ा क्योंकि उनके सहयोगी दल भी चाह रहे थे कि इसको JPC में भेजे और वही विपक्ष तो आंदोलन विरोध कर ही रहे थे कि इसको पहले JPC में भेजिए। मजबूरन केंद्र सरकार को इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि JPC में भेजना पड़ गया। तीसरा मामला भी इसी महीने से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले UPSC में ज्वाइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पोस्ट के 45 पदों पर नियुक्ति को लेकर के वैकेंसी निकाली, नोटिफिकेशन जारी की। इसको लेकर के विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला कि ये आरक्षण विरोधी है क्योंकि इसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है और ये डायरेक्ट एंट्री है, मतलब कि सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे पोस्ट पर अपॉइंट किए जाएंगे। इसका चिराग पासवान ने भी विरोध किया। चिराग पासवान का भी जो केंद्र सरकार के जो स्टैंड थे उससे अलग स्टैंड था। मजबूरन केंद्र सरकार को इस फैसले को भी वापस लेना पड़ गया। चौथा मामला है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार में तेजस्वी यादव और देश में राहुल गांधी हर अपने चुनावी भाषण में लगभग जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे जोरों शोरों से। वहीं केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसका स्टैंड इससे अलग है, लेकिन चिराग पासवान का स्टैंड विपक्षी दलों के साथ है, यानी कि चिराग पासवान भी चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो। पांचवा जो मामला है वो झारखंड और जम्मू में चुनाव लड़ने का ऐलान। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। झारखंड में जो मुख्य मुकाबला कह सकते हैं कि वहाँ जो इंडिया गठबंधन है जिसमें JMM, RJD और कांग्रेस है, दूसरा बीजेपी और उसके कुछ सहयोगी दलों के बीच है। इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी ने झारखंड में रांची में मीटिंग की और यह बात की घोषणा की अगर गठबंधन बना तो हम गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे, अगर गठबंधन नहीं बना तो अकेले झारखंड के 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आई क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। अगर चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दूसरा कि जम्मू कश्मीर में भी चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। वो दिल्ली में जब उनके कार्यकारिणी की बैठक हुई और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता से मुलाकात हुई तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। तो ये 5 ऐसे मामला है, ये 5 ऐसे मौके हैं जिस पर केंद्र सरकार के स्टैंड से चिराग पासवान का स्टैंड अलग था, जिस कारण बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा, केंद्र सरकार को बैकफुट पर जाकर अपने फैसले को वापस लेना पड़ा या अपने फैसले से बैकफुट पर होना पड़ा। चिराग पासवान के इस एक्शन पर अब बीजेपी का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह का अचानक चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस के पास कॉल आता है और पशुपति पारस देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंच जाते हैं। लगभग आधा घंटे तक उन दोनों के बीच बातचीत हुई, मुलाकात हुई, लेकिन उन दोनों के बीच बात क्या हुई ये तो अब तक बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन पशुपति पारस ने कहा कि
पॉजिटिव बातें हुई, यानी कि आने वाले विधानसभा को लेकर जो हाल लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में नहीं होगा। लोकसभा में आप जानते होंगे कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने कहा था कि या तो गठबंधन में हम रहेंगे या फिर हमारे चाचा, यानी कि या तो आप हमको सीटें दीजिए या फिर हमारे चाचा को। बीजेपी ने उस समय चिराग पासवान को अपने साथ रखते हुए गठबंधन की 5 सीटें दे दी और बीजेपी खुद 17 सीटों पर और 16 सीट पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान के जो चाचा थे पशुपति पारस को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दिया। अब खबर यह है कि जब चिराग पासवान लगातार एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं, मतलब कि चिराग पासवान का लगातार बीजेपी से स्टैंड अलग देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेला हो जाए। चिराग पासवान और फिर तेजस्वी यादव के बीच कोई बड़ा सा डील हो जाए, गठबंधन हो जाए और फिर पशुपति पारस जो है वो बीजेपी के साथ फिर से चुनाव में उतरे और विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस को बीजेपी कुछ अच्छी खासी सीटें दे भी सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं दी। और पशुपति पारस तो शायद यही चाहते होंगे कि बीजेपी वाले गठबंधन से चिराग पासवान अलग हो और फिर हम वहाँ जाए और फिर मुझे वहाँ महत्व मिलना शुरू हो जाए। जैसा कि आप जानते होंगे रामविलास पासवान की मृत्यु होने के बाद एलजेपी के अंदर टूट पड़ गई थी। एलजेपी के अंदर जो उनके चाचा थे पशुपति पारस, उनके नेतृत्व में उनके सांसदों ने बगावत कर दिए। बगावत करने के बाद इस पार्टी के अंदर टूट पड़ गई। एलजेपी जो पहले की थी वो पार्टी पशुपति पारस को मिल गई और चिराग पासवान को एक नया सिंबल, एक नया पार्टी का नाम मिला। लेकिन इस टूट के बाद सबकी निगाह लोकसभा चुनाव पर थी कि लोकसभा चुनाव में किस एलजेपी को लोग वोट करते हैं, पशुपति पारस वाले एलजेपी को या फिर चिराग पासवान को। जनता ने साफ साफ अपना इशारा बता दिया कि हम चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान ने 5 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा और 5 की 5 ही सीट जीतने में कामयाब रहे। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सियासत में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट वगैरह है, दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू की गठबंधन है। हो सकता है कि चिराग पासवान इस गठबंधन से अलग आरजेडी के साथ चले जाए या फिर इस गठबंधन का हिस्सा रहे। फिर उनके साथ अगर रहेंगे तो पशुपति पारस को किस तरह से बीजेपी एडजस्ट करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और तीसरा एक नया मोर्चा जो बिहार में जन स्वराज बन रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा भी बिहार में एक्टिव मूड में, काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार रैलियाँ, इसके अलावा पथ यात्रा, 2 तारीख को पार्टी का नामकरण हो रहा है, पार्टी का जन्म हो रहा है 2 अक्टूबर को। तो यानी कि बिहार में हमें 3-4 समीकरण विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। एक इंडिया गुट, एक एनडीए गुट और एक जन स्वराज गुट भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस चुनाव में रिजल्ट क्या रहेगा, कौन सा गुट भारी रहेगा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार बनेंगे या इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने में सफल हो जाएंगे या फिर कोई तीसरा गुट, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स खुला कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप बिहार के मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।